70वीं बीपीएससी प्री परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा था। छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर बीते 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन आज सुबह लगभग 4 बजे प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। कार्रवाई जबरदस्त हुई है। प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस समय तड़के सुबह प्रशांत किशोर समर्थकों के साथ, छात्रों के साथ गांधी मैदान में सो रहे थे, उसी वक्त पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 5.5 घंटे से प्रशांत किशोर को लेकर पुलिस की टीम इधर से उधर घूम रही है। समर्थक प्रशांत किशोर के पुलिस पर ये आरोप लगा रहे हैं। पटना के आसपास ही पीके को लेकर घूम रही है पुलिस की टीम। प्रशांत किशोर अभी तक अस्पताल में भर्ती नहीं करवाए गए हैं, ये भी समर्थकों की तरफ से आरोप पुलिस पर लगाए गए हैं। प्रशांत किशोर के समर्थक कह रहे हैं कि पुलिस की टीम ने प्रशांत किशोर के साथ खराब व्यवहार किया, प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारा गया, उनका चश्मा टूट गया। इस तरीके के तमाम आरोप है जो समर्थकों की तरफ से लगाए गए हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारने की बात जो समर्थकों की तरफ से की जा रही है, जिस वक्त ये एक्शन चल रहा था उस वक्त की ये तस्वीर आपके सामने। पुलिस की टीम कैसे देखिए मौके पर पहुंची हुई है और प्रशांत किशोर को वो थप्पड़ जड़ने वाली तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही। ये देखिए, ये देखा आपने तस्वीर में किस तरीके से वो थप्पड़ जड़ने वाली तस्वीर सामने आई है। समर्थकों के साथ गिरफ्तारी की ये तस्वीर आपके सामने, और वहीं एम्बुलेंस को समर्थकों ने रोक लिया था। बाद में पुलिस मौके से लेकर निकली और अभी प्रशांत किशोर कहां पर हैं इसको लेकर किसी को जानकारी नहीं है। इसी बात पर समर्थक सवाल खड़े कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। पटना से ही शशांक और पटना से ही निधिश्री हमारे साथ मौजूद हैं। जरा पहले निधिश्री से जानते हैं अभी का अपडेट क्या मिल रहा है। समर्थक जो कह रहे हैं कि साहब प्रशांत किशोर कहाँ हैं, 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, पुलिस इधर से उधर लेकर प्रशांत किशोर को घूम रही है, अस्पताल में उनको भर्ती नहीं कराया गया है, इसको लेकर अभी तस्वीर क्या है निधि? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये समर्थकों का ही आरोप है कि प्रशांत किशोर को एम्स में मेडिकल चेकअप नहीं करवाया गया क्योंकि उन्होंने मना कर दिया, वो आमरण अनशन पर रहना चाहते थे। एबीपी न्यूज़ के पास जो खबर है, प्रशांत किशोर का बाकायदा वहाँ मेडिकल चेकअप हुआ है, उनका ब्लड प्रेशर भी चेक किया गया है और डायबिटीज़ को लेकर के उनके जो रेगुलर चेकअप्स होते हैं वो किए गए हैं। ये मेडिकल चेकअप जो एम्स की तरफ से जानकारी मिली है। इसके अलावा प्रशांत किशोर की टीम कह रही है कि प्रशांत किशोर को बीते 5 घंटे से पुलिस कहाँ लेकर गई है इसकी कोई जानकारी नहीं है, ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं उनके समर्थक, और इस वक्त किस गाड़ी में है प्रशांत किशोर ये उनके समर्थकों को जानकारी नहीं दी गई है, चूँकि एक पॉइंट के बाद उनके समर्थकों को डिटेन कर करके एक एक कर थाने में बिठाया गया और मोबाइल चूँकि प्रशांत किशोर के पास नहीं है, इस वजह से ट्रेस कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जो भी जानकारी है पुलिस के पास है। इसके बाद सीधा जब उनको सीजेएम कोर्ट ले जाया जाएगा तब संभव है कि प्रशांत किशोर से मिलने के लिए उनके समर्थक पहुंचे, और वहां पर एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए खड़ी हो सकती है, क्योंकि समर्थक जो है वो लगातार गुस्से में है और उनका गुस्सा सुबह से देखा जा सकता है जब से प्रशांत किशोर के साथ बदसलूकी का क्या आरोप लगाए गए हैं उनके समर्थकों द्वारा। तो ऐसे में एक तस्वीर वहाँ बन सकती है, लेकिन इस वक्त की खबर यही है कि प्रशांत किशोर से मिलने के लिए उनके समर्थक इंतजार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कहाँ हैं ये जानकारी समर्थकों को, मीडिया कर्मियों को भी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए निधि जो जानकारी दे रही है कि साहब एम्स की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि वहां पर जो एक बेसिक चेकअप होता है प्रशांत किशोर का वो करवाया गया है। जिस तरीके से अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो कोर्ट में पेश करने से पहले एक मेडिकल करवाया जाता है, तो एम्स की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका मेडिकल करवाया गया है। वहीं प्रशांत किशोर के समर्थक दावा कर रहे हैं कि फतुहा में प्रशांत किशोर की मेडिकल जांच करवाई गई है। ये समर्थकों की तरफ से दावा किया गया है। प्रशांत किशोर के समर्थकों का दावा, फतुहा में प्रशांत किशोर की मेडिकल जांच करवाई गई है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं शशांक से ये दावा किस आधार पर प्रशांत किशोर के समर्थक कर रहे हैं। शशांक, देखिए, नौबतपुर की तरफ से जब वो आ रहे थे एम्बुलेंस में तो उनको जो है बाईपास से ले जाया गया फतुहा तरफ। अब सबको ये सोचना है कि भाई उधर क्यों ले जाया जा रहा है, लेकिन अब उनकी टीम ने दावा किया है कि फतुहा में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर पुलिस की टीम उनका मेडिकल जांच करवा रही है, और सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि मरीन ड्राइव से उनको पटना लाया जाएगा टाउन में। और ये जो आप देख रही हैं जजेस कॉलोनी, यहाँ पे जज के आवास पे उनको पेश किया जाएगा। अभी इस तरह की जानकारी आ रही है, क्या यहीं से बेल मिल जाता है या जेल भेज दिया जाएगा या पुलिस रिमांड पे लेगी, अब ये देखना होगा। लेकिन अब उनको मेडिकल जांच के बाद यहीं पर लाया जाएगा, इस तरह की जानकारी जो है वो निकल कर अभी सामने आ रही है।
आप रहिए हमारे साथ, में लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर के खिलाफ एक और एक्शन लिया है। पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर की जो वैनिटी वैन है वो जब्त कर ली है और पुलिस ने प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन जब्त कर परिवहन विभाग को सौंप दी है। वैनिटी वैन राजनीतिक विवादों के केंद्र में रही है। सियासी तौर पर इस वैनिटी वैन को लेकर प्रशांत किशोर पर जोरदार हमला सियासी विरोधियों ने किया कि लग्जरी अनशन कर रहे हैं इस वैनिटी वैन के सहारे प्रशांत किशोर, और वही वैनिटी वैन पटना पुलिस ने जब्त कर परिवहन विभाग को सौंप दी है। ये भी इस वक्त का एक और अपडेट जो हम आपको दे रहे हैं। इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। निधि का जरा रुख कर लेते हैं। निधि, सवाल बड़ा ये हो जाता है कि आज जिस तरीके से छुट्टी का दिन है, ऐसे में जहां पर शशांक मौजूद हैं, जज साहब का आवास, वहीं पर प्रशांत किशोर को क्या पेश किया जा सकता है? और ये खबर अगर मीडिया में है तो जाहिर सी बात है समर्थकों के पास भी होगी। तो पुलिस की तरफ से किस तरीके की मुस्तैदी यहां पर बरती जा रही है सुरक्षा के मद्देनजर? निधि जी, सबसे पहले तो मैं एक जानकारी दे दूं कि आज ऑफिशियली छुट्टी है, लेकिन पटना में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स खुले हुए हैं, तो संभव है कि प्रशांत किशोर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले जाया जा सके। और हालांकि ये देखना होगा कि उनकी पेशी कहाँ होती है। दो तरीके की जानकारी आ रही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स खुले हुए हैं, ये आधिकारिक जानकारी है मेरे पास। दूसरी तरफ प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती इसलिए भी है रोमाना, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि गांधी मैदान से लेकर के आज जब एम्स उनको लाया गया, वहाँ तक उनके समर्थक और जो बीपीएससी आंदोलनकारी अभ्यर्थी हैं वो उनके साथ होते हैं। और चूंकि बीते दिन ही प्रशांत किशोर ने एक बात कही थी, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि ये आंदोलन सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन नहीं रह गया है, इस आंदोलन में वो लोग भी अब जुड़ गए हैं जिनके साथ कभी भी अनियमितताएं सरकार की तरफ से किसी भी परीक्षा में हुई हो, या जिनको लगता है कि वो जिस न्याय को लेकर के सरकार के सामने है उनको न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है, जो न्याय को लेकर के न्याय के इंतज़ार में है। तो ये उनका कहना कहीं ना कहीं जो समर्थक हैं, जो उनके प्रति एक उम्मीद से देखते हैं, वो भी उनके साथ जुड़ गए हैं। तो प्रशांत किशोर ने और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस मंच पर मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं इन आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के साथ हूँ जिन पर लाठीचार्ज हुआ है। तो कहने का ये मतलब है कि जब बड़ी संख्या में समर्थक जुट गए हैं तो प्रशासन के लिए अब यहाँ से निपटना, प्रशांत किशोर को सुरक्षित सीजेएम कोर्ट पेश करना, ये बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि भीड़ धीरे धीरे करके बढ़ रही है। बिल्कुल रहिए हमारे साथ, लौटूंगी मैं आपके पास। जल्दी से जरा शशांक का रुख कर लेते हैं। शशांक, हम सब जानते हैं किस तरीके से एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर ने सुर्खियां बटोरी और उसी से वो लाइमलाइट में आए। ऐसे में चुनावी साल है ये बिहार में, और जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर की इस चुनाव मैदान में उतरेगी, ताल ठोकेगी। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर की ये गिरफ्तारी क्या किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नजर आती है, और सियासी तौर पर इससे क्या राजनीतिक हित साध सकते हैं प्रशांत किशोर? देखिए, एक चीज़ तो है कि 5 दिन से छात्रों के लिए अनशन कर रहे थे और छात्र अब उनके लिए लामबंद हो रहे हैं। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई है, वैसे ही गर्दनी बाग धरना स्थल पर धीरे धीरे जो है अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने लगी। वो लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को रिहा करो के नारे लगा रहे हैं, पूरे बिहार में आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। प्रशांत किशोर और पप्पू यादव दोनों ही नेता विधानसभा चुनाव से पहले अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर आक्रामक हैं, सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। तो छात्र तो प्रशांत किशोर के पक्ष में लामबंद होते दिख रहे हैं, लेकिन अभी चुनाव में 1 साल है, काफ़ी वक्त है, तो चुनाव में कितना लाभ होगा ये देखना होगा। प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि सभी 243 सीटों पर हमको लड़ना है, लेकिन अभी उपचुनाव हुआ तो पार्टी के प्रदर्शन बेहद खराब रहा, और एक विधान परिषद का भी उपचुनाव हुआ, वहाँ भी उनकी पार्टी हार गई। तो वैसा तो कोई फायदा हुआ नहीं, लेकिन एक बड़े मुद्दे को उन्होंने पकड़ लिया, छात्रों का मुद्दा है। और लगातार वो पहले भी कह रहे थे कि हम बिहार में एक शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन यहाँ देना चाहते हैं। तो आंदोलन तो वो कर रहे थे, छात्र उनके पक्ष पे लामबंद भी हो रहे हैं। हर दिन दोपहर के समय में भारी भीड़ जुट रही थी, शाम में भी भीड़ जुट रही थी, लेकिन रात में समर्थकों की संख्या वहाँ पर कम हो जा रही थी जहाँ पर वो अनशन पे थे, क्योंकि ठंड काफ़ी है। लेकिन छात्रों के बीच उन्होंने अपनी कुछ हद तक पकड़ तो जरूर बना ली है रोमाना, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी को लेकर जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनमें भारी आक्रोश है, जिस बात का जिक्र अभी कर रहे थे शशांक। गर्दनी बाग में अब जो छात्रों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर के समर्थन में प्रशांत किशोर को रिहा करो, ये वो मांग है जो बीपीएससी के अभ्यर्थी गर्दनीबाग पहुंचकर बुलंद कर रहे हैं, और पूरे बिहार में आंदोलन की चेतावनी
छात्रों की ओर से दी जा रही है। के गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद है। पिछले 20-25 दिन से अभ्यर्थी यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी परीक्षा जो बीपीएससी 17वीं पीटी की परीक्षा हुई थी उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सीधा आरोप है कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए, गड़बड़ी हुई है। देखिए लगातार नारेबाजी हो रही है कि प्रशांत किशोर को रिहा करो। जब जब प्रशासन डरता है यहाँ पे तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। हम बात करेंगे सीधा अभ्यर्थियों से। प्रशांत किशोर को अरेस्ट कर लिया गया है। पटना जिला प्रशासन ने अभी इसकी पुष्टि की है। कैसे देखते हैं आप लोग के लिए अनशन पर? गलत बात है। कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र और संविधान को मानते हुए फॉलो करते हुए गांधी मैदान जैसे पब्लिक प्लेस में, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, पब्लिक प्लेस में गांधी जी के मूर्ति के नीचे गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे सत्याग्रह पे शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। और 4 दिन से भूखे प्यासे जो व्यक्ति है उनको नींद में, गहरी नींद में 3:45-4 बजे के करीब जब सब लोग सो रहे थे, अभ्यर्थी सो रहे थे, समर्थक सो रहे थे, प्रशांत किशोर आरोप लगा रही है उनकी टीम की थप्पड़ चलाएगी। बिल्कुल, हम उसके सबूत है। हम मात्र प्रसाद वहीं पर थे। कैसे क्या कुछ हुआ बताइए। 50 मीटर की दूरी पे हम सो रहे थे। जो शोर शराबा हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ, उसी से हमारी नींद टूटी है। और हमने देखा प्रशांत जी भी सोए हुए थे, उनके माथे पे मार के उनको नींद से जगाया गया है। खींचातानी हुई है। वहां पे एक भी महिला पुलिस नहीं दिखी, लेकिन जो महिलाएं भी वहां सो रही थी, खींचातानी की गई है। जो समर्थक थे, जो रोक रहे थे प्रशांत जी को गिरफ्तार पुलिस ना कर सके, बचा रहे थे, रोक रहे थे, उनको एक एक व्यक्ति को 4-4, 5-5 पुलिस वाले खींच के ले जा रहे थे। ये बताइए, गिरफ्तारी हो गई है, अब आप लोग की आगे की क्या रणनीति? आप ही लोग के लिए अनशन पर थे। जब तक प्रशांत किशोर जी को रिहा नहीं करेगा हम लोग इसी तरह से आंदोलन करते चलेंगे, करते रहेंगे और इस आंदोलन को तेज हो जाएगा। पुलिस को आगे करके प्रशासन बर्बरता कर रही है। पूरी परीक्षा आप लोग रद्द करने की मांग कर रही हैं, यही मांग वो भी कर रहे थे। प्रशांत किशोर री एग्जाम हो इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन बीपीएससी तो साफ तौर से कह रहा है कि पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी। अगर रद्द नहीं होगी तो 10,000 स्टूडेंट को क्यों एग्जाम लिए? जो लाखों बच्चों का था वो 10,000 पे क्यों अटका? लाखों को क्यों नहीं हुआ? ये नाइंसाफी हो रही है स्टूडेंट के साथ। तो आप सुन रहे थे गर्दनीबाग में किस तरीके से अब छात्र जो है उनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये छात्र प्रशांत किशोर के समर्थन में आगे आ रहे हैं, प्रशांत किशोर की रिहाई की मांग कर रहे हैं। और पुलिस ने प्रशांत किशोर के साथ खराब बर्ताव किया। प्रशांत किशोर सो रहे थे, समर्थक प्रशांत किशोर के कह रहे हैं कि पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और थप्पड़ मारा गया। वहां पर प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारकर जगाया गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर वो थप्पड़ मारने वाली जो तस्वीर है, देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर। ये देखिए, ये थप्पड़ जो मारा गया है प्रशांत किशोर के चेहरे पर। प्रशांत किशोर का चश्मा भी बताया जा रहा है टूट गया है। और इस बीच आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी कर ली गई है। साथ ही वो विवादों वाली प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन, उसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और जब्त करने के बाद परिवहन विभाग को वो सौंपी गई है। और फिलहाल जहां पर पार्क की गई है प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन, वहीं से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के ऊपर प्रशासन और सरकार एक्शन ले रही है, वहीं उनके चर्चे में आए वैनिटी वैन पर भी कड़ा जो एक्शन है वो अब प्रशासन की तरफ से लिया जा चुका है। दरअसल जिस वैनिटी वैन को लेकर खूब चर्चा हो रही थी उसे परिवहन विभाग में लाकर खड़ा कर दिया गया है और अब जो कार्रवाई है इसके ऊपर भी ली जा सकती है। बता दें आपको कि इस वैनिटी वैन को लेकर काफ़ी सियासत हुई थी और जब प्रशांत किशोर से इससे जुड़ा सवाल पूछा गया उसके बाद प्रशांत किशोर आग बबूला हो गए थे। और देखिए, ये पंजाब की जो गाड़ी है, वैनिटी वैन है, करोड़ों की कीमत इसकी बताई जा रही है और जो एक दिन का चार्ज है वो लाखों में है। और अब जब प्रशांत किशोर के आमरण अनशन पर प्रशासन ने एक्शन लिया, सुबह सवेरे प्रशासन की टीम पहुंची और उनके आमरण अनशन को खत्म कराया गया। प्रशांत किशोर को लेकर अब प्रशासन की जो टीम है वो उनका मेडिकल टेस्ट करा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस वैनिटी वैन को जो परिवहन विभाग का कैंपस है, जो डीटीओ दफ्तर है, वहाँ लाकर खड़ा कर दिया गया है। सुबह 4 बजे इस वैनिटी वैन को यहाँ लाया गया था और अब यहीं पर ये खड़ा है। आज छुट्टी है बिहार में और देखिए किस तरीके से जो सुरक्षा कर्मी हैं वो वैन के पास मौजूद है। निश्चित तौर पर बड़ी जो कार्रवाई है अब प्रशांत किशोर और उनके जो प्रदर्शन था उसको लेकर प्रशासन करती दिख रही है। और आइए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दिल्ली के दंगल की, जिसमें पहले तो हेमा मालिनी से लेकर प्रियंका गांधी तक के गाल को लेकर गदर मचा है और अब सियासी लड़ाई जो है वो बाप तक आ गई है।
बीजेपी के नेता हैं कालकाजी विधानसभा सीट से सिटिंग सीएम आतिशी के सामने बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है रमेश बिधूड़ी। पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। इन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर पहले तो आपत्तिजनक बयान दे दिया, कह दिया कालकाजी की सड़कें जो है प्रियंका गांधी के गाल की तरह कर देंगे ये। और इतना ही नहीं, यहीं पर नहीं रुके। इस विवाद के बाद एक और विवाद को इन्होंने न्योता दे दिया। दिल्ली की सीएम आतिशी को लेकर विवादित टिप्पणी इन्हीं रमेश बिधूड़ी ने कर दी। सुनिए जरा। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। एक के बाद एक ये विवादित बोल रमेश बिधूड़ी के, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आत्मघाती और सेल्फ गोल पार्टी के लिए साबित हो सकते हैं। बिधूड़ी के बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी नेताओं ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। आतिशी जी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला सीएम का यह अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। देखिए, आतिशी के सरनेम को लेकर जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी रमेश बिधूड़ी की तरफ से की गई, उसके बाद यह प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल के सामने आई है। घेराबंदी कर रहे थे आतिशी की रमेश बिधूड़ी, लेकिन आपा खो बैठे और बेहद शर्मसार करने वाला बयान आतिशी को लेकर दे दिया, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ही इन्हें सबक सिखाएगी। और बिधूड़ी के बयान को लेकर मनीष सिसोदिया ने भी पलटवार किया है। महिला सीएम के लिए ऐसी भाषा, बीजेपी शर्म करो, ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया। बिधूड़ी के शब्द बीजेपी की महिला विरोधी सोच को दिखाते हैं। तो रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर लपेटे में पूरी बीजेपी पार्टी को लेते हुए मनीष सिसोदिया कह रहे हैं बिधूड़ी के शब्द बीजेपी की महिला विरोधी सोच को दिखाते हैं। ये एक्स पर पोस्ट किया मनीष सिसोदिया ने। जिस मंच से प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, उसी मंच से उनकी पार्टी के लोग दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को गालियां दे रहे थे। रमेश बिधूड़ी के शब्द बीजेपी की महिला विरोधी सोच का प्रतिबिंब हैं। एक महिला मुख्यमंत्री के लिए इतनी घटिया भाषा, बीजेपी वालों कुछ तो शर्म करो, ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया। तो एक महिला मुख्यमंत्री के लिए ऐसी भाषा, और इसी को लेकर अब सियासी आर-पार रमेश बिधूड़ी के बयान की हर तरफ निंदा हो रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रही है कि बिधूड़ी का बयान बीजेपी की चाल है, चरित्र और चेहरा जो है उसी को दिखाता है। इतना शर्मनाक बयान है इन भाजपाई का, जो एक चुनी हुई मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री के लिए ऐसे अपशब्द यूज कर रहे हैं। अगर गलती से भी रमेश बिधूड़ी विधायक बन गए तो सोचिए आम महिला के लिए कैसे शब्द यूज करेंगे, कैसा इनका व्यवहार रहेगा। भाजपा हमेशा ऐसे गंदी मानसिकता, निम्न स्तर की राजनीति करने वालों को बढ़ावा देती है। अब से दिल्ली की महिलाओं ने अपना मन बना लिया है कि जिस अरविंद केजरीवाल ने उनको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा और अब 2100 रुपया प्रति महीना देने की गारंटी दी है, तब से भाजपाई महिलाओं को खुले में गालियां निकाल रहे हैं। हम महिलाएं जो राजनीति में हैं, हमें लगातार ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है और ये ऊपर से शुरू होता है। जब प्रधानमंत्री मुजरा, मंगलसूत्र और बेटियों को छीनने की बात चुनावी मंच से करते हैं तो उनके नीचे रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों को लगता है वो कुछ भी बोल देंगे चुनावी मंच से या कहीं और। असलियत यह है कि प्रधानमंत्री ऐसे तमाम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो दिन रात सोनिया जी को, दिन रात प्रियंका जी को, दिन रात मेरे जैसे लोगों को, दिन रात प्रियंका कक्कर जैसे लोगों को, दिन रात आतिशी मार्लेना जैसे लोगों को गंदी गंदी गालियां, रेप की धमकियां, हमारे घर के बच्चों को क्या कर देंगे, ये सारी बातें बोलते हैं। क्यों पीएम उनको फॉलो करते हैं? और देखिए, इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक और नेता का विवादित बयान सामने आ गया। ये बीएसपी के नेता हैं आकाश आनंद। केजरीवाल पर विवादित बोल इनके सामने आए हैं। केजरीवाल के वादे द्रौपदी की साड़ी की तरह हैं, ये आकाश आनंद कह रहे हैं। केजरीवाल के वादे पूरे ही नहीं होते, खींचते रहते हैं। केजरीवाल जी ने एक नहीं कई बार ये वादा किया है। 2014 में उन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली में 8 लाख रोजगार दूंगा। उसके बाद 2022 में दोबारा वादा किया कि मैं 20 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दूंगा, यानी टोटल में
28 लाख से ज्यादा रोजगार देने का वादा किया था, परंतु आज 11 साल बाद भी केजरीवाल जी की सरकार ने मात्र 12,500 नौकरियां दी हैं, मात्र 12,500 नौकरियां। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। ये भी कोई वादा होता है? ऐसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते, तो सामने सामने मुंह पे झूठ बोल के गया आदमी। इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली में जो पहले से सरकारी नौकरियां थी, उनका आज इतना बुरा हाल कर दिया भाई साहब ने। आज 40% से ज्यादा वो सरकारी नौकरियों को भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कच्ची नौकरियां बना दी। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद है। बलराम, ये एक और नेता के विवादित बोल, दिल्ली चुनाव में एक के बाद एक विवादित बोल का सिलसिला थमता ही नहीं नजर आ रहा है बलराम। बिल्कुल, देखिए, जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल कहीं ना कहीं इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं जो विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। ताजा मामला बसपा के वरिष्ठ नेता हैं आकाश आनंद, उन्होंने दिल्ली के कोमली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रोजगार के मुद्दे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से वादे करते हैं और उन वादों पर जब उनसे जवाब मांगा जाता है तो उन वादों को वो बढ़ाते रहते हैं। और उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि जिस तरीके से द्रौपदी की साड़ी खींचते वो कम नहीं हुई, वो बढ़ती गई, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के वादे बढ़ते जाते हैं लेकिन वो पूरे होने का नाम नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं अब जो दिल्ली में चुनावी सियासत है वो तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और जिस तरीके से बसपा की तरफ से आकाश आनंद ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब जो सियासत है दिल्ली के अंदर वो तेज होती जा रही है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं रमेश बिदूरी, उन्होंने किस तरीके से विवादित बयान दिया और कल पूरे दिन वो चर्चा का विषय रहा। लेकिन जिस तरीके से कल आकाश आनंद ने द्रौपदी की साड़ी को उदाहरण देते हुए, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका बलराम पांडे फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त सियासी जंग तो जारी है ही, वहीं चुनाव आयोग ने भी दिल्ली चुनाव के लिए अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। जानकारी के अनुसार दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में हो सकता है और आज दिल्ली चुनाव को लेकर आखिरी वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ये अपडेटेड मतदाता सूची जारी करेगा। अवैध वोटर बसाने के आरोप बीजेपी लगाती रही है आम आदमी पार्टी पर। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर अवैध वोटर बसाने के इन आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर पलटवार के बीच कि आपके समर्थकों के जो वोट हैं उनको कटवाने का काम बीजेपी कर रही है। आज ये आखिरी मतदाता सूची जो चुनाव आयोग की तरफ से जारी की जाएगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है, ये अपडेटेड और आखिरी मतदाता सूची जो चुनाव आयोग की तरफ से जारी की जाएगी, इसको लेकर कहीं ना कहीं क्या एक और राउंड आर पार का बीजेपी वर्सेस आप देखने के लिए मिल सकता है? हमारा यही देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी वोट कटवाने का आरोप लगा रही है। तो बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने जो वोट जो उसमें शामिल करवाए थे मतदाता सूची में, वो अवैध, बहुत सारे ऐसे थे जो अवैध लोगों के दिल्ली में जो रह रहे थे उनके शामिल करवाए गए थे क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही थी। लेकिन इस बीच में कुछ आंकड़े जरूर दे देता हूं। देखिए, 28 अक्टूबर तक की जो एक ड्राफ्ट मतदाता सूची थी उसमें करीबन 1,54,00,000 लोगों का नाम दर्ज हुआ था। लेकिन उसके बाद में अगले 2 महीने में यानी कि 30-31 दिसंबर तक
जो और लोगों ने अप्लाई किया है, करीबन 6 लाख और नागरिकों ने अप्लाई किया है कि उनका नाम भी मतदाता सूची में जोड़ा जाए। तो ऐसे में आज जब वो मतदाता सूची आएगी, वो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो वो संख्या कितनी पहुंचती है। और ऐसे में ये भी हमको बताना होगा दर्शकों को कि सबके बीच में चुनाव आयोग ने ऐसी कई कार्रवाइयां की हैं जहां पर गलत तरीके से दस्तावेज देने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की गई है। रोमाना, एक और बेहद महत्वपूर्ण चीज जिसका अभी आपने जिक्र किया था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान, तो हमको हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि अगले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण है और काफी हद तक मुमकिन है कि अगले 48 घंटों के भीतर दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाए। और ऐसे में कल का दिन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है चुनावों की तारीखों के लिहाज से। तो निश्चित तौर पर आज जैसे ही वोटर लिस्ट सामने आएगी, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण दिन या सबसे महत्वपूर्ण तारीख कि कब होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान, तो हमारे सूत्र ये इशारा कर रहे हैं कि अगले 48 घंटों के भीतर काफी हद तक मुमकिन है कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज आ चुका हो और हो जाए चुनावों की तारीखों का ऐलान। जी, और वैसे भी अब जबकि अपडेटेड मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी, इसके बाद चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग का काम करीब करीब पूरा ही माना जाए और इसी वजह से इसको और बल मिल रहा है कि 48 घंटे के भीतर दिल्ली विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान संभव। अंकित, बिल्कुल रोमाना, क्योंकि देखिए इसके बाद में ज्यादा कुछ बचता नहीं है। सबके बीच में एक और जानकारी देना चाहूंगा। अभी जो है पिछले एक हफ्ते की बात करें तो चुनाव आयोग ने जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, फिर चाहे वो जो है जो चुनाव अधिकारी हो, राजनीतिक दल हैं, उनसे उनके नुमाइंदे, तमाम लोगों से पिछले जो 15 दिनों के दौरान मुलाकात की थी और पिछले 7 दिनों के दौरान वो लोग जिनके चुनाव संपन्न करवाने में अहम भूमिका होती है उनसे मुलाकात कर ली है। तो अब सिर्फ एक औपचारिकता मात्र है कि किस दिन वो तारीख होगी जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। और आपने सही कहा कि आज जब जो है अपडेटेड मतदाता सूची आ जाएगी तो उसके बाद में लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस इंतजार होगा चुनाव की तारीखों का। और फिर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अगले 48 घंटे यानी कि बुधवार तक काफी हद तक मुमकिन है कि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए जल्दी से आपको लेकर चलते हैं दिल्ली। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सिसोदिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ये इन्वेंट्री जो पीडब्ल्यूडी ने निकाली है, ये सामान वहां से लापता है, इस खर्चे को भी जोड़ना होगा। और जब हम इस इन्वेंट्री के खर्चे को जोड़ते हैं तो ये लागत सिर्फ 33 करोड़ नहीं, ये लागत 75 से 80 करोड़ पे जाकर रुकती है। इस पूरे खेल में एक बात तो स्पष्ट हो गई, जो सीएजी रिपोर्ट में भी है, कि पीडब्ल्यूडी विभाग जो एक सरकारी एजेंसी है, वो इस पूरे बंगले में सरकारी एजेंसी के तौर पर नहीं, एक निजी संस्था के रूप में काम कर रही थी। उसने पूरी तरह से अपने आप को अरविंद केजरीवाल के चरणों में सरेंडर किया हुआ था। और जिस तरह से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने हर फाइल पे हस्ताक्षर किए हैं, ये सीधा सीधा गिव एंड टेक का मामला है कि अरविंद केजरीवाल को खुश करने के लिए ऐसी अनेक ऑब्जेक्शंस को रिमूव किया गया और उसके बदले में अधिकारियों को मौका दिया गया कि आप भी इसमें पैसे कमाइए, लूटिए, जितना लूट सकते हैं दिल्ली को लूटिए। और भ्रष्टाचार का ये खेल कैसे खुला है, एक एक करके। मुख्यमंत्री के लिए जो मकान चुना गया वो उनकी हैसियत के हिसाब से ऊंची श्रेणी का चुना गया। बंगले का जो पहला एडिशनल ऑल्टरनेशन एस्टीमेट था, ऑल्टरेशन, वो बना 7 करोड़ 91 लाख का। और जैसे ही वो एस्टीमेट बना, पीडब्ल्यूडी ने इमीडिएट उसे एक ये कह दिया कि ये तो इमरजेंसी है, इसको करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसी क्या इमरजेंसी है नहीं बताया, फाइल पे लिख दिया इमरजेंसी है। पहले एस्टीमेट पर 1 सितंबर 2020 को वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है। तारीख याद रखिएगा, 1 सितंबर 2020, जब दिल्ली कोविड की मार झेल रही थी। तब अरविंद केजरीवाल अपने घर में बैठ के वर्क एस्टीमेट बनवा रहे थे। और उसके बाद शुरू हुआ भ्रष्टाचार का
खेल फर्रुखाबादी। 1 सितंबर 2020 को वर्क ऑर्डर हुआ 7.91 करोड़। 8 जून 2021 को रसोई और लॉन्ड्री के नाम पर 1,62,00,000 का वर्क ऑर्डर इशू होता है। फिर 22 अक्टूबर 2021 को बिना किसी की परमिशन लिए, बिना किसी को दिखाए सुपर एरिया, जो बाहर आप देख रहे हैं जितनी बड़ी ये बिल्डिंग बनी है, इस सुपर एरिया की वृद्धि दिखाते हुए 9.9 करोड़ का ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। फिर आता है 30 दिसंबर 2021, इसको सजाने में, जिसका जिक्र हम इस इन्वेंट्री में कर रहे हैं, इसके अंदर इसको सजाने के नाम पर 5.73 करोड़ फिर वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। फिर 29 जून 2022 नियम कानून सब किनारे कर दिए जाते हैं। इस बंगले में एडिशनल ब्यूटिफिकेशन के नाम पर और ऑर्नामेंटल कामों के नाम पर कि हमने बंगले की जो 7.91 करोड़ थी वो कम पड़ रहा है, अब हमें 9.34 करोड़ का अतिरिक्त ऑर्डर दिया जाए, वो सैंक्शन कर दिया जाता है। और कोई भी वर्क ऑर्डर बिना किसी जस्टिफिकेशन के, बिना किसी अनुमति के पास कर दिए जाते हैं, जिसकी खबर तमिलनाडु से है, जहां विधानसभा सत्र के पहले ही दिन एक नया विवाद सुर्खियों में आ गया है। दरअसल शीतकालीन सत्र की शुरुआत के दौरान विधानसभा में राष्ट्रगान को लेकर विवाद हो गया है। विधानसभा में राष्ट्रगान से पहले राज्यगान गाया गया। राज्यपाल ने सीएम एम.के. स्टालिन से पहले राष्ट्रगान गाने का अनुरोध किया। राजभवन का कहना है राज्यपाल के अनुरोध को नहीं माना गया और इसी की वजह से राज्यपाल नाराज होकर सदन से बाहर निकल गए। संवैधानिक परंपरा न मानने पर राज्यपाल नाराज हो गए और महज 3 मिनट में ही सदन से बाहर चले गए। तो परंपरा का अपमान और इसी को लेकर तमिलनाडु में ये नया घमासान। राष्ट्रगान से पहले राज्यगान क्यों, इसी सवाल को लेकर नाराज हुए हैं राज्यपाल। शीतकालीन सत्र की शुरुआत में तमिलनाडु विधानसभा में ये नया सियासी विवाद जो खड़ा हो गया है। देखिए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने एक नया पोस्टर अब जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार पर ये एक और हमला जो बीजेपी की तरफ से किया गया है। दिखा देते हैं आपको वो नया पोस्टर जो बीजेपी ने जारी किया है। आपके खिलाफ बीजेपी का ये नया पोस्टर। दिल्ली विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन इस बीच एक के बाद एक वार पलटवार में जो पोस्टर वॉर है वो भी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है और इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से ये नया पोस्टर जारी किया गया है। तब शीश महल बनाने में व्यस्त थे आपदा वाले, जब कोरोना में तड़प रहे थे दिल्ली वाले। ये देखिए, ये है वो नया पोस्टर जो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है कि जब कोरोना में दिल्ली वाले तड़प रहे थे तब शीश महल बनाने में व्यस्त थे आपदा वाले। आम आदमी पार्टी सरकार की तुलना आपदा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करने के बाद ये वो नया नारा जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना लिया है। आपदा नहीं सहेंगे, सरकार इस बार बदलेंगे, ये वो तमाम नारे हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता जोरदार तरीके से बुलंद कर रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये नया पोस्टर जारी किया गया है। जब कोरोना में तड़प रहे थे दिल्ली वाले तब शीश महल बनाने में व्यस्त थे आपदा वाले। और दिल्ली में बीते कई दिन से अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ आप जानते हैं कार्रवाई चल रही है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ फिर से अब एक्शन लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाकर रहने के आरोप में 9 बांग्लादेशियों को अब हिरासत में लिया है। इसमें से 7 एक होटल से गिरफ्तार किए गए। जानकारी के अनुसार ये सभी टूरिस्ट वीजा और डंकी रूट से भारत आए और फर्जी दस्तावेज बनाकर यहां रहने लगे। सभी अवैध बांग्लादेशी बंगाल और त्रिपुरा के रास्ते दिल्ली पहुंचे। आपको बता दें, सेंट्रल दिल्ली पुलिस ने अब तक 14 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है।
तो अभी तक कुल 14 बांग्लादेशी जो हिरासत में लिए गए हैं। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन चल रहा है, इसी के तहत आज भी ये एक्शन, जिसमें दिल्ली पुलिस ने 9 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है और 7 एक होटल में रुके हुए थे, जहां से उन्हें पकड़ा गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।